आप सभी को सबसे पहले जय हिंद। और आज का जो हमारा वीडियो है वो फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स का वीडियो है। और इस वीडियो में हम देखेंगे फरवरी के मंथ में प्रकाशित होने वाली कुछ बुक्स, कुछ दिवस और बहुत सारी राष्ट्रीय खबरें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले बुक्स, ऐसी बुक्स जो फरवरी 2022 में प्रकाशित हुई हैं। और इनमें सबसे पहली बुक बहुत महत्वपूर्ण बुक है, और सबसे पहली बुक का नाम है द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल। ये बड़ी बेहतरीन किताब है जो फरवरी 2022 में प्रकाशित हुई है। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है, और वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और आप थोड़ा सोच के बताइए कि कौन इसके लेखक हो सकते हैं। दरअसल वो कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं जिनकी इंग्लिश पे पकड़ बहुत अच्छी है। तो शायद कई लोगों ने इसका आइडिया लगा भी लिया होगा, है ना। इस बुक का नाम देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल। और इस बुक के जो लेखक हैं उनका नाम है शशि थरूर। तो शशि थरूर की बुक्स पहले भी बहुत सारी प्रकाशित होती रही हैं और एग्ज़ाम में भी आई हुई हैं। तो इसलिए शशि थरूर की ये बुक आपको याद रखनी है। और इस बुक का नाम आप याद रखेंगे द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल। शशि थरूर की किताब है। चलिए बच्चों, अब अगली बुक देखते हैं। और अगली बुक बहुत स्पेशल है। हालांकि ये बुक जो है वो फरवरी 2022 की नहीं है। हमने इस बुक को इसलिए लिया है क्योंकि इसके जो राइटर हैं वो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहे हैं, इसलिए बुक आ सकती है। तो ये दूसरी बुक का नाम है विल। विल का मतलब यहाँ पर क्या है? विल का मतलब है यहाँ पर इच्छा। तो विल नामक जो बुक है वो लिखी है एक बहुत बड़े हॉलीवुड के स्टार हैं जिनका नाम है विल स्मिथ। विल स्मिथ के एक मित्र हैं जिन्होंने इनका सहयोग किया, और उनका नाम है मार्क मैनसन। तो विल स्मिथ और मार्क मैनसन के द्वारा लिखी गई किताब है, और इस किताब का नाम है विल। तो आपको ये बुक याद रखनी है, विल। हालांकि ये पिछले साल की है, लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विल स्मिथ चर्चा में रहे। उन्होंने स्टेज पर अपने एक को एक्टर को ही थप्पड़ मार दिया, इसलिए वो चर्चा में थे। आपने शायद खबर सुनी भी होगी। तीसरे नंबर की बुक देखते हैं आप। और तीसरे नंबर की बुक भी एक बॉलीवुड स्टार के द्वारा लिखी गई है। एक बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, शानदार एक्टर, उनके द्वारा लिखी गई किताब है। इस किताब का नाम है एंड देन वन डे ए मेमोयर। एंड देन वन डे ए मेमोयर, इस बुक का नाम है। तो ये जो बुक है वो ये बुक लिखी गई है बॉलीवुड एक्टर जिनका नाम है नसरुद्दीन शाह। तो नसरुद्दीन शाह अपने ट्वीट को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, है ना। काफ़ी विरोध झेलना पड़ा है दक्षिणपंथी लोगों के द्वारा नसरुद्दीन शाह को, इसलिए ये चर्चा में रहते हैं। तो इनकी ये बुक आप याद करें ज़रूर। अब चौथी बुक देखते हैं बच्चों। और चौथी बुक जो है वो एक बीजेपी के लीडर ने लिखी है। एक पॉलिटिकल लीडर हैं बीजेपी के जिन्होंने किताब लिखी है, और इस किताब का नाम है द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज। द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज। तो ये किताब लिखी है बीजेपी के एक लीडर ने, है ना। और ये किताब इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस किताब के द्वारा अरुण शौरी जिन्होंने ये किताब लिखी है उन्होंने बताया है कि पिछले कुछ सालों में कौन कौन से ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से, है ना, भारत में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। तो दरअसल ये किताब अरुण शौरी के द्वारा लिखी गई, और अरुण शौरी जो कि बीजेपी के एक लीडर हैं उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो याद रखेंगे द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज, है ना। ये मैंने शायद लास्ट लिख दिया है, इसमें लॉस्ट है। अच्छा, ये जरा इसे आप सही कर लेना। 5 नंबर पे देखिए बुक है। 5 नंबर की जो किताब है वो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी गई है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। और इस किताब का नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। दरअसल इस किताब का नाम काफ़ी लेंदी है, आप इस किताब को बस इतना याद रखें, बोस द अनटोल्ड स्टोरी। इतना याद कर लेंगे तो आपको बुक वहाँ पे ऑप्शन में समझ में आ जाएगी। जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो बुक का नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, है ना। और इस किताब को लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। तो चंद्रचूड़ घोष इसके राइटर हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है
है ना, बोस द अनटोल्ड स्टोरी। तो द बोस द अनटोल्ड स्टोरी आप याद कर लें तो आपका काम चल जाएगा इससे। ठीक है बच्चों, तो ये 5 बुक्स हैं जो फरवरी 2022 के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक बुक जो है फरवरी 2022 की नहीं है, जैसे कि मैंने बताया आपको, विल नामक बुक पिछले साल की है। फिर भी आप इसे याद ज़रूर कर लें। और चंद्रचूड़ घोष इसके राइटर हैं, जो हमने लास्ट में बुक लिखी है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी। तो बच्चों ये 5 किताबें आपको याद रखनी है फरवरी 2022 के करंट में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखने वाले हैं दिवस। तो बच्चों अब हम देखेंगे फरवरी 2022 में जो दिवस हैं जो मनाए जाते हैं फरवरी के महीने में, हम उनकी बात करेंगे। और आप जानते हैं कि रोज़ कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है, तो कुछ दिवस जो फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2 फरवरी। 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का मतलब यहाँ पर है कि जो नम भूमियाँ हैं, जो वेटलैंड्स हैं, आपने रामसर साइट सुनी होंगी, तो रामसर साइट के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, है ना। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 4 फरवरी देखिए, 4 फरवरी को भी एक महत्वपूर्ण दिवस है और इस दिन मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं हम 4 फरवरी को। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है, 4 फेब को। और फिर 10 फेब को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को मनाते हैं हम विश्व दाल दिवस, यानी कि वर्ल्ड पल्सिस डे, यानी कि विश्व दाल दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। 2018 में इसे घोषित किया गया था और 2019 से हम इसे प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 10 फरवरी को, यानी कि विश्व दाल दिवस। तो विश्व दाल दिवस जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 2018 में घोषित हुआ था ये और 2019 में इसे पहली बार प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो 10 फरवरी एक महत्वपूर्ण दिवस है। 10 फरवरी को न केवल विश्व दाल दिवस मनाया जाता है, बल्कि इस तारीख को या इस तिथि को हम एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं और इस दिन को हम मनाते हैं एक और दिवस जिसका नाम है नेशनल डी वार्मिंग डे। तो नेशनल डी वार्मिंग डे भी मनाते हैं हम, है ना, 10 फरवरी को। आप जानते हैं कि वार्मिंग का मतलब यही है कि किस तरीके से पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, तो हम पृथ्वी को कम से कम प्रदूषण करें जिससे कि डी वार्मिंग को बढ़ावा मिले। तो 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है। फिर उसके बाद 11 फरवरी को हम एक दिवस मनाते हैं महत्वपूर्ण, और 11 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरनेट सुरक्षा दिवस। तो इंटरनेट सेफ्टी डे या इंटरनेट सुरक्षा दिवस हम मनाते हैं 11 फरवरी को। तो 11 फरवरी को का दिवस याद रख सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 13 फरवरी को, यानी कि 13 फरवरी को हम एक दिवस मनाते हैं जिसे हम कहते हैं विश्व रेडियो दिवस। तो विश्व रेडियो दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, है ना। बहुत आसान है, कॉपी में नोट कर लें बस। 20 फरवरी को देखते हैं। 20 फरवरी को हम एक दिवस मनाते हैं और 20 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है वो संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है इस दिन, है ना। तो हम इसे बोल सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस को हम कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है ना। इस डेट को, यानी कि 20 फरवरी को एक सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है ना। 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 21 फरवरी को दिवस मनाया जाता है एक, और 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मदर टंग डे है ये, है ना, इंटरनेशनल मदर टंग डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम मनाते हैं किस तारीख को, 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
और आगे वाला जो दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले भी कई एग्ज़ाम में आया हुआ है, टेट में भी देखो ये पूछा गया है पहले। तो 28 फरवरी का जो दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 28 फरवरी का जो दिवस है जो हम मनाते हैं उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये भारतीय स्तर पर, भारत के स्तर पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर का है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को। आप जानते होंगे कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे भारत के जिनका नाम था सीवी रमन। तो सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को एक खोज की थी जिसका नाम था रमन प्रभाव। तो रमन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, कभी फर्स्ट ईयर इंटर में भी पढ़ा होगा। तो 28 फरवरी 1928 को खोज की गई थी सीवी रमन के द्वारा, रमन इफेक्ट की। और उसी के उपलक्ष्य में हम 28 फरवरी को प्रत्येक साल क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ये तो थे फरवरी के दिवस, है ना। इसके अलावा चीन में 12 वर्षों के ज्योतिष चक्र के आधार पर 12 वर्षों का नामकरण किया गया है। और 12 वर्षों का ये नामकरण अलग अलग जानवरों के नाम पर किया गया है। आप देख सकते हैं, देखिए रेड सर्किल में आप देख रहे हैं, वहाँ पर हम लिख रहे हैं कि चीन के द्वारा ये जो वर्ष है 12 फरवरी 2021 से लेकर और 31 जनवरी 2022 तक एक दिवस मनाया गया जिसका नाम था ईयर ऑफ मेटल ऑक्स, है ना, ईयर ऑफ मेटल ऑक्स। लेकिन अब 1 फरवरी 2022 से लेकर, मतलब हम पिछले साल की मैंने आपको बात बताई कि पिछले साल कौन सा दिवस, कौन सा वर्ष मनाया गया था चीन में? ईयर ऑफ मेटल ऑक्स। लेकिन अब इस साल 1 फरवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक, है ना, 31 जनवरी 2023 तक चीन में जो वर्ष मनाया जाएगा उसका नाम है ईयर ऑफ द टाइगर। तो ईयर ऑफ द टाइगर यानी कि मैंने आपसे कहा कि 12 जानवरों के नाम है और 12 जानवरों के नाम पर 12 वर्षों का नामकरण किया गया है। चीन में ऐसा किया जाता है। तो आपको याद रखना है चीन में 2022-2023 का जो वर्ष है वो ईयर ऑफ द टाइगर के नाम से मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे दिवस और वर्ष, चीन में एक वर्ष। और अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खबरों की। तो अब बच्चों राष्ट्रीय घटनाओं में हम देखेंगे कि फरवरी 2022 में, है ना, कुछ राष्ट्रीय घटनाएं हुई, है ना, नेशनल लेवल पर, यानी कि भारत में कौन कौन सी घटनाएं हुई उनकी हम बात करेंगे। इनमें सबसे पहली घटना आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर कि PSLV C-52 के द्वारा वर्ष 2022 का पहला प्रक्षेपण किया गया। आप जानते होंगे कि PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये, है ना, जिसके द्वारा इसरो समय समय पर, है ना, बहुत सारे प्रक्षेपण करता है। अलग अलग टाइम पे उसने बहुत सारे प्रक्षेपण किए हैं। तो इस बार इन्होंने क्या किया? PSLV C-52 ये एक यान का नाम है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये C-52। तो इसके द्वारा वर्ष 2022 का पहला प्रक्षेपण किया गया। और इस पहले प्रक्षेपण में 3 उपग्रह भेजे हैं, है ना, इसरो ने अंतरिक्ष में। और इन 3 उपग्रह, जो ये 3 उपग्रह भेजे गए हैं, इनका नाम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? एक तो आपको याद रखना है कि PSLV C-52, है ना, उस यान का नाम। और इसके अलावा जो 3 उपग्रह जो भेजे गए हैं उन 3 उपग्रहों के नाम। इनमें सबसे पहला उपग्रह, है ना, आपको याद रखना है, ये है EOS-04। तो EOS-04 एंड इसका मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 ये भेजा गया एक। इसके अलावा दूसरा उपग्रह भेजा गया जिसका नाम है INS-2TD। तो INS-2TD, है ना, ये दूसरा सैटेलाइट भेजा गया है। और फिर तीसरा जो उपग्रह या सैटेलाइट भेजा गया है उसका नाम है इंस्पायर SAT-1। तो इंस्पायर SAT-1 ये तीसरा उपग्रह भेजा गया है। तो इसका मतलब PSLV C-52 के द्वारा वर्ष 2022 का जो पहला प्रक्षेपण किया गया इस साल, उसमें 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। किसके द्वारा भेजा गया है? इसरो के द्वारा। इसरो के बारे में हमने कई बार ऑफलाइन में आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। PSLV के बारे में भी आपको बताया है, एक और यान है GSLV, उसके बारे में भी बताया है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि EOS-04 के आगे भी हम लिख रहे हैं कि EOS-04 के बारे में आपको याद रखना है कि एक और उपग्रह
EOS-03 जो कि पिछले साल अगस्त 2021 में प्रक्षेपित किया गया था। GSLV F10 के द्वारा भेजा गया था ये, है ना, इसरो ने। हालांकि ये एक अनफॉर्चुनेटली ये जो EOS-03 था ये विफल हो गया था, तो इसलिए बहुत चिंता की बात थी। इसलिए इस बार EOS-04 जो भेजा गया है वो पूरी तरह सफल रहा है। तो PSLV के बारे में भी आप जान लीजिए कि PSLV क्या है। मैंने अभी आपको बताया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल। GSLV क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे PSLV एक छोटा यान है और GSLV एक बड़ा यान है ना। तो इसके द्वारा ये पहली घटना आप याद कर सकते हैं राष्ट्रीय घटनाओं में। उसके बाद दूसरी घटना देख लीजिए। दूसरी घटना आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, IPL 2022। तो आप जानते हैं IPL चल रहे हैं इस समय, है ना, अप्रैल के महीने में इस समय चल रहे हैं। हम फरवरी की बात कर रहे हैं। तो IPL 2022 में 22 जो है उसकी घोषणा हुई थी। और इसके अलावा इस फरवरी के महीने में IPL के जो खिलाड़ी थे उन्हें खरीदा गया था, है ना, उनकी नीलामी हुई थी। तो उसी की बात हम कर रहे हैं। तो IPL 2022 जो कि 15वां सत्र था। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि IPL का कौन सा सेशन इस बार हुआ है। तो आप याद रखेंगे 15वां सेशन है ये, 15वां सत्र है इस बार, है ना, यानी कि 15वें IPL हैं ये। और इस बार 15वें जो IPL है इसमें 15.25 यानी कि 15.25 करोड़ रुपए में ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी खरीदे गए हैं मुंबई के द्वारा। तो मुंबई की टीम है जो IPL की, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी आए ईशान किशन, जिनकी बोली सबसे ज़्यादा थी, 15 करोड़ से भी ज़्यादा। दूसरे नंबर पे 14 करोड़ रुपए में दीपक चहार को खरीदा, है ना। CSK ने, आप जानते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने 14 करोड़ रुपए में दीपक चहार को खरीदा है। और तीसरे नंबर पर जो बोली लगी थी, वो तीसरे नंबर की जो बोली है वो KKR ने लगाई है ना, कोलकाता नाइट राइडर ने लगाई है। और वो लगाई है श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर को 12.25 करोड़ यानी कि 12.25 करोड़ रुपए में, है ना, खरीदा है किसने? KKR ने। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि आपको वैसे तो बस एक ही याद कर लो आप, काफ़ी है कि भाई IPL 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे। तो आपको मैंने बताया कौन थे, वो ईशान किशन। चलिए इसे हटा देते हैं। अब इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है तीसरी खबर। तो बच्चों आप देखते हैं तीसरी खबर, और तीसरी खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फरवरी 2022 में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमा यानी कि एक स्टैचू बनाया गया है, जो 11वीं सदी के एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे, जिनका नाम था रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो 11वीं सदी के संत हैं, उनकी एक प्रतिमा, विशाल प्रतिमा निर्मित की गई है। और उस प्रतिमा को एक नाम भी दिया गया है, और उस प्रतिमा को कहा गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की एक विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण किया गया, यानी कि आप कह सकते हो कि वो बन के पूरी तरह तैयार हो गई है। और उसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा है या किस महान व्यक्तित्व की प्रतिमा है। तो आप याद रखेंगे किसकी है? रामानुजाचार्य की। नाम क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, है ना। तो समानता को ध्यान में रखकर ये स्टैचू का निर्माण किया गया है। और ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ बनाई गई है? तो वो भी आप याद कर लीजिए। वो बनाई गई है तेलंगाना की जो राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया गया। और ये प्रतिमा किसकी है? तो आप याद रखेंगे क्या नाम? रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य की एक विशाल प्रतिमा का निर्माण हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी में किया गया, जिसे नाम दिया गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये जो प्रतिमा है इसलिए खास है क्योंकि इसमें पंच धातुओं का प्रयोग किया गया है। 5 धातुओं से निर्मित है ये प्रतिमा। 5 धातुओं का मतलब है कि इसमें कॉपर है ना, इसमें सिल्वर है, इसमें गोल्ड है, जिंक है और टाइटेनियम है ना। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि 5 धातुएं लिखी जा रही हैं। तो 5 धातुएं कौन सी हैं? कॉपर, है ना, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, है ना, गोल्ड के बाद फिर जिंक, और जिंक के बाद टाइटेनियम। तो इस तरीके से 5 धातुओं से निर्मित प्रतिमा बनाई गई है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इसमें काफ़ी लागत आई है, 1000 करोड़ रुपए की ये प्रतिमा है ना। और इसकी जो ऊंचाई है वो भी बहुत ज़्यादा है, 216 फीट ऊंची एक प्रतिमा है। तो आप जानते ही हैं कि
स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है गुजरात में, बिल्कुल वैसी ही स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है कहाँ पर, हैदराबाद में। तो ऊंचाई आप देख सकते हैं 216 फीट ये ऊंची प्रतिमा है ना। तो इसे याद रखेंगे। और इसके अलावा इसकी लागत है लगभग 1000 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। अब बात करते हैं कि रामानुजाचार्य कौन थे। तो रामानुजाचार्य जो कि 11वीं सदी के एक बहुत बड़े संत हैं, इनके बारे में भी हम कुछ जानकारी कर लेते हैं। तो रामानुजाचार्य जो हैं वो 1017 एडी में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के एक स्थान है तमिलनाडु में जिसका नाम है श्री पेरुम्बुदूर, है ना। तो 1017 एडी में इनका जन्म हुआ श्री पेरुम्बुदूर नामक स्थान पर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में स्थित है। और इसके अलावा एक बहुत बड़े संत हैं ये, वैष्णव संत, है ना। तो ये भी याद रखेंगे कि ये वही शैव संत हैं या वैष्णव संत हैं। तो वैष्णव संत हैं, यानी कि वैष्णव संप्रदाय होते हैं, जैसे विष्णु की पूजा करने वाले लोग हैं वो वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, शिव की पूजा करने वाले शैव संप्रदाय में आते हैं। तो वैष्णव संत हैं, है ना, जिनका जन्म श्री पेरुम्बुदूर नामक स्थान पर तमिलनाडु में हुआ था 1017 एडी में। ठीक है। इनका जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है इनकी, उसे हम कहते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद को मानने वाले ये संत थे। और इनका जो इनके प्रारंभिक गुरु थे, जिनका शुरू में जो इनका जिन्होंने ज्ञान दिया वो प्रारंभिक गुरु थे, उनका नाम था यादव प्रकाश। तो इनके गुरु का नाम भी याद कर लीजिए। यादव प्रकाश किसके गुरु थे? रामानुजाचार्य के। तो रामानुजाचार्य के गुरु का नाम है यादव प्रकाश। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। ये 3rd नंबर की एक राष्ट्रीय घटना थी, राष्ट्रीय खबर थी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं चौथी घटना पर, यानी कि चौथी खबर पर। तो बच्चों, चौथी जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना है वो है ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा एक ऐसा अभियान है जिसके द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में, आप जानते हैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, तो युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए चलाए गए एक अभियान का नाम है ऑपरेशन गंगा। इस अभियान के अंतर्गत अब तक भारत सरकार ने 1 मार्च 2022 तक, अब तक तो नहीं, 2022 तक की खबर के अनुसार कहा जा रहा है कि 2000 लोगों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। और लगातार इस प्रक्रिया के तहत और भी जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें लगातार निकाला जा रहा है। तो सिंपल सा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अभियान का नाम क्या है, भारत सरकार ने जो चलाया उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। तो बच्चों, आज के इस छोटी सी वीडियो में आपने फरवरी 2022 में घटने वाली बहुत सारी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। और अब हम अगले वीडियो में जो बचा हुआ फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स है वो करेंगे। और उसके अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय घटनाएं जो बची हुई हैं वो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और कुछ खेलों की बातें। और 3 वीडियो में फरवरी 2022 का जो करंट अफेयर्स था वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।